गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज लेसन नंबर 6 वे 3 दिन पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व में मानव का आज का जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है, यानी मानव जो है वो आजकल सबसे व्यस्त और बिजी है अपने कार्यों में। इनके बीच से कुछ दिन निकालकर जब वह किसी निकटस्थ का मतलब हो गया पास का, या दूरस्थ का मतलब हो गया दूर का, यानी पास की या दूर की कोई भी दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल पड़ता है तो उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्य आजकल सबसे बिजी है, बहुत व्यस्त है अपने कार्यकलापों में, लेकिन इसके बीच भी जब कुछ दिन निकाल कर वह अपने किसी निकटस्थ या दूरस्थ यानी पास की या दूर की कोई भी दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल जाता है तो इस अद्भुत आनंद की प्राप्ति को वो प्राप्त करता है। यही कारण है कि विद्यालयों की ओर से प्राय हर साल शैक्षिक भ्रमण के आयोजन होते हैं। हर विद्यालयों में बच्चे इस तरह के आयोजनों का पूरा लाभ उठाते हैं। हम भी हमारे विद्यालय में है वो शैक्षिक भ्रमण पर प्रतिवर्ष जाते हैं। चर्चा करें और जीवन मूल्य के बारे में आप स्टडी करेंगे। कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक जो है उसे डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। वो डायरी में नोट करता है हर चीज़। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाले बातों को अपनी डायरी में लिखता है, यानी वो विद्यालय की बातों को भी अपनी डायरी में लिखता है और घर पे होने वाली बातों को भी। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूँ लिखी। यानी कार्तिक इस लेसन का एक किरदार है और उसे डायरी लिखने का शौक है। तो वो छुट्टियों में, जो गर्मियों की छुट्टियाँ आई थी, उसमें 3 दिन के लिए वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ उत्तराखंड की सैर पर गया था और उसने डायरी में जो क्या क्या नोट किया वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 10 मई 2000, यहाँ पर हम 20 समझ लेते हैं। प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। वो डायरी में लिख रहा है ये सारी चीज़ें कि सुबह लगभग 5 बजे थे तो हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। पापा ने ऑटो वाले को बुलाया और हम जयराम आश्रम धर्मशाला जो है वहाँ पर चले गए। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। हमारे लोगों की वहाँ रुकने की व्यवस्था पापा के किसी दोस्त ने कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चलें और उसमें गोता लगा दी। लेकिन यात्रा के कारण काफ़ी थकावट आ गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े। हर की पेड़ी की ओर चले गए। यानी वो सफ़र से थकान हो गई थी तो उन लोगों ने थोड़ा नाश्ता लिया और कुछ सामान लेकर वो हर की पौड़ी जो है उधर चले गए। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी जहाँ वो ठहरे हुए थे, जिस धर्मशाला में। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए हर की पौड़ी पर। सुबह के ये वहाँ का नज़ारा है। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। गंगा नदी में नहाते हुए हर हर गंगे का उच्चारण कर रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। मनमोहक दृश्य था, यानी मन को मोहने वाला दृश्य था वो। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। यानी 2 घंटे उसमें गोता लगाने के बाद हम लोगों ने कपड़े पहने और गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की। यानी मंदिर जो था ऊपर गंगा नदी के पास में, गंगा नदी के ऊपर जो मंदिर बना हुआ था उसमें पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहाँ के मंदिरों में घूमने लग गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर। मन कर रहा था कि यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे में आ गए थे। ये 10 मई की बात है जो उसने अपनी डायरी में कैद कर ली। 10 मई में उन्होंने ये 11 मई की बात है, डायरी में लिखा है उसने। हम 6 बजे तक उठ गए सुबह। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी।
पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे, यानी पापा ने कहा आज हम ऋषिकेश की सैर करेंगे। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहां आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं और जहां तहां बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते हैं। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे। ऋषिकेश के पास जो है वो हरियाली ज़्यादा है, हरे भरे पहाड़ है वो दिखने लग गए। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, यानी ऋषिकेश की जगह हरिद्वार के मुकाबले में थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला लगा, यानी ऋषिकेश का जो माहौल है वो शांति प्रदान करने वाला है। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं। इसके नीचे से गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन लगती बहुत विशाल है, यानी बहुत बड़ी दिखती है यहाँ से देखने पर। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते तथा योग करते दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई है। यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहाँ यहीं कहीं होता है। यानी वो कार्तिक कह रहा है अपनी डायरी के माध्यम से कि यहाँ ऐसा महसूस होता है कि हमारा घर भी यहीं पर हो। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने गए। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लोग हैं वो लक्ष्मण झूला देखने के लिए गए। अभी उन्होंने राम झूले की सैर की थी, अब लक्ष्मण झूला। यहाँ राम झूले से थोड़ा तंग व छोटा है, यानी यह है लक्ष्मण झूला जो है वो राम झूले से थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा तंग है। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार वापिस लौट आए। ये 11 मई की पूरा वर्णन है उन्होंने क्या क्या किया। अब बात करते हैं 12 मई की। 12 मई हम कल की अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठे। पापा बोले आज हम नीलकंठ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। बबली बोली पापा नीलकंठ कहाँ है? तब पापा ने बताया कि ऋषिकेश में दिखे पहाड़ के पीछे नीलकंठ नामक एक स्थान है। उस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी, इसलिए उसको नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव का भी एक नाम है नीलकंठ। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा एक टैक्सी ले आए। हम उसमें बैठकर बहुत खुश हुए। टैक्सी वाले ने बताया कि नीलकंठ तो ऋषिकेश से भी 15-20 किलोमीटर ऊपर है, यानी ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर ऊपर है। ऋषिकेश भी ऊपर था, लेकिन नीलकंठ ऋषिकेश से भी 15-20 किलोमीटर ऊपर है। लगभग 3 घंटे में हम वहां पहुंच गए, लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा वह तो बहुत ही मज़ेदार था। छोटे छोटे गांव, सीढ़ीनुमा खेतों में काम करते लोग। सीढ़ीनुमा खेती यानी ये जो नीलकंठ है ऋषिकेश से आगे की जगह, यहाँ पर जो लोग हैं वो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? शेप्ड लाइक ए फ्लाइट ऑफ स्टेप, यानी सीढ़ीनुमा खेती होती है। ये पहाड़ों पे की जाती है, समतल भूमि वहाँ पर होती नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ों पर जो है वो खेती करते हैं, तो सीढ़ियाँ सी बना देते हैं ताकि जो जब भी बारिश वगैरह होती है तो बारिश का पानी है वो खेतों में रुकता हुआ आता है। क्योंकि अगर सीढ़ीनुमा खेती नहीं होगी, डायरेक्ट ऐसे ही खेती की जाती है, तो बारिश का पानी तुरंत जो है वो पहाड़ों की ढलान से नीचे आ जाता है धरातल पर, और जो वो खेती की हुई होती है पहाड़ों के ऊपर या ऊपर की जगह पर, तो वहाँ उस भूमि के अंदर जो है वो पानी नहीं पहुँच पाता है, वो भूमि उसको सोख नहीं पाती है, समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि पानी तो पहाड़ों से बहता रहता है। तो इसलिए पहाड़ों के ऊपर जो है वो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, सीढ़ी सी बना दी जाती है, यानी बीच में रुकावट कर दी जाती है एक प्रकार की, जिससे जो है वो पानी उस जगह पर रुक जाता है और उसे
कुछ भाग जो है पानी का वो ज़मीन सोख लेती है और इसलिए जो फसलों को है वो पानी की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की खेती को सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। तो छोटे छोटे गांव सीढ़ी नुमा खेतों में काम करते लोग, झरझर बहते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, यह सब कुछ सपने के समान था। तभी हम नीलकंठ मंदिर के पास पहुंचे। आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों में हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। मंदिर बहुत प्राचीन यानी बहुत ज़्यादा पुराना था। वहाँ स्थापित एक वृक्ष तो माना जाता है कि हजारों वर्षों से यहीं खड़ा है, यानी नीलकंठ में एक ऐसा वृक्ष है जिसे देखकर लगता है कि वो हजारों वर्षों से वहीं पर है। हमने पूजा अर्चना की और बाहर आकर पहाड़ पर बने एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ काम करते लोग भी पहाड़ी, यानी ढाबे पर काम करने वाले लोग भी पहाड़ी थे, जो बहुत प्यार से हमारी आव भगत कर रहे थे। आव भगत का मतलब हो गया स्वागत सत्कार कर रहे थे। सारा दिन हम एक झरने के पास बैठे रहकर पानी की बौछारें हमारे चेहरे पर लग रही थी, जिनसे हमारी थकावट एकदम मिट गई। शाम को लगभग 5 बजे हम वहाँ से चल पड़े। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था। 3 दिन की सैर यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, लेकिन इन 3 दिनों में हमने बहुत मज़े किए और बहुत कुछ सीखा। 8 बजे तक हम धर्मशाला में लौट आए और वापस अपने घर चलने की तैयारी करने लग गए। रात 11 बजे हमारी बस थी, जिसे हम वापस दिल्ली लौटने वाले थे। तो ये कार्तिक है, जिसने 3 दिन की अपनी जो उत्तराखंड की सैर थी उसको अपने डायरी में कैद किया है। ये दिल्ली का रहने वाला है। तो इस लेसन में हमने ये सीखा कि अपनी बिजी लाइफ से निकलते हुए हमें भी कुछ पल जो है वो किसी दर्शनीय स्थल की सैर करनी चाहिए, जहाँ पर मनोरम दृश्य हो और मन को शांति मिले। तो और जैसा कि हम लोग करते ही हैं, वेकेशन टाइम में हम घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालना चाहिए घूमने के लिए, ताकि प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखने का हमें मौका मिले, उसको हम महसूस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखकर अपने बुक से इस लेसन को रीड करना है। इसके जितने भी मौखिक प्रश्न है, ये लेसन रीड करने के बाद आपको उनके आंसर पता चलेंगे। इसका जो भी बुक और नोटबुक वर्क होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।